मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को समझने के पहले हम लोग को गुडविल को समझना आवश्यक है। गुडविल होता क्या है, तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो कहा गया है कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। यानी गुडविल क्या है भाई, तो एक अमूर्त संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जिसे हम देख नहीं सकते हैं। सामान्य रूप से जो हमारा बिल्डिंग होता है, प्लांट होता है, मशीन होता है, स्टॉक होता है, इन सब को हम लोग एसेट मानते हैं। लेकिन ये सारे एसेट्स टेंजिबल हैं, इन्हें हम देख, छू या पकड़ सकते हैं। लेकिन गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम न तो देख सकते हैं, न तो छू सकते हैं और न ही पकड़ सकते हैं। तो आगे बोला गया है कि विच इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड नेम और रिपुटेशन इंजॉयड बाय ए फर्म दैट इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट दैन द नॉर्मल प्रॉफिट। अब गुडविल क्या हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, तो यह हमारे सुनाम के चलते होता है। यानी कि जहाँ भी हम व्यापार करते हैं उस व्यापारिक क्षेत्र में जब हमारा एक अच्छा नाम बनता है, एक अच्छे व्यापारी, एक ईमानदार व्यापारी के रूप में हमारा नाम बनता है, हमारे द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं का बाज़ार में रिपुटेशन बनता है। लोग कहते हैं कि उस व्यापारी के यहाँ अच्छी और कम कीमत पर वस्तुएं मिलती हैं, यानी चीप एंड द बेस्ट मिलता है। तो इससे क्या होता है कि लोग हमारे व्यापार के प्रति, हमारे प्रति आकर्षित होते हैं और हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, सामान खरीदने के लिए आना शुरू करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ अधिक लोग हमसे सामान खरीदेंगे तो हमारा सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो इसका प्रभाव हमारे प्रॉफिट पर पड़ेगा, यानी अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए कहा गया कि यह ऐसा रिपुटेशन है इंजॉयड बाय ए फर्म दैट इनेबल्स इट, यानी किसको इनेबल करता है, फर्म को, व्यापार को, टू अर्न हायर प्रॉफिट दैन द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सामान्य लाभ की तुलना में हमको अधिक लाभ होता है अगर बाज़ार में हमारी गुडविल, हमारी ख्याति अच्छी है। तो इसका मतलब हुआ कि गुडविल डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट से कैसे होता है भाई, तो गुडविल के कारण हमारा सेल्स बढ़ता है, हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, जिससे हमारा सेल्स बढ़ता है, और सेल्स बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब हम इसका वैल्यूएशन क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो इसके कुछ 5-6 कंडीशन हैं जब हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। चूँकि गुडविल को हम एसेट मान रहे हैं तो एसेट का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कंडीशन है कि व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटा करते थे उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पहले हम लोग मान लें कि किसी फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर थे जो लाभ हानि बराबर बराबर अनुपात में बांटते थे। लेकिन 2 साल के बाद या 4 साल के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब हम लोग प्रॉफिट को 2:1 में बांटेंगे। तो अगर हम लोग प्रॉफिट का रेशियो जो कि पहले था 1:1:1 उसको चेंज करके हम 2:2:1 में करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमको अपने व्यापार के गुडविल का मूल्यांकन करना पड़ेगा। फिर बोलता है व्हेन एनी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब मान लो कि पहले से हमारे फर्म में 3 ही पार्टनर थे, ए, बी और सी। अब हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक नए पार्टनर को अपने व्यापार में शामिल करें। तो इस परिस्थिति में भी हमको अपने गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, क्योंकि ज्यों ही हम नए पार्टनर की बात करते हैं तो
हमारे लिए अब उस नए पार्टनर को जब फर्म में शामिल करने की बात आएगी तो हमारे संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा और इसी क्रम में गुडविल का भी मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट है व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। अगर व्यापार से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, यानी कि हमको छोड़कर अब अपना अलग होना चाहता है, तो उसके हिस्से को हमको देना पड़ेगा। उसका टोटल इंटरेस्ट, उसका कैपिटल, उसका प्रॉफिट में हिस्सा, उसके लॉस में हिस्सा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है उसमें हिस्सा, और उसी तरह से गुडविल में भी उसका हिस्सा हमको देना होगा। तो गुडविल में हिस्सा देने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। फिर आता है व्हेन एनी पार्टनर्स डाई। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई तो उसके जो सक्सेसर होंगे उसको हमको पेमेंट करना होगा। उस पार्टनर के हित का जो भी चीज़ होगा वह उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। तो उस समय फिर गुडविल का वैल्यूएशन होगा, चूँकि गुडविल में भी उसका हिस्सा बनता है। When the firm is sold, जब हम अपने व्यापार को, अपने फर्म को ही पूरी तरह से बेच रहे हों, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति होगा वह हमारे टेंजिबल एसेट्स का तो वैल्यूएशन करेगा ही, हमारे जो लायबिलिटीज़ हैं उनका मूल्यांकन करेगा, और ठीक उसी तरह से हमारा जो गुडविल व्यापार में है, हमारे बाज़ार में है, उसका भी वैल्यूएशन करेगा और उसके बदले भी हमको कुछ कीमत चुकाएगा। फिर है व्हेन अ फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपनी। जब हम अपने व्यापार को, जो कि साझेदारी के रूप में संचालित हो रहा था और वह तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो, तो उस परिस्थिति में बढ़ते हुए व्यापार को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यदि हम अपना फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके कंपनी के रूप में बदलना चाहते हैं, यानी कि अपने पार्टनरशिप को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस समय कंपनी जो हो जाएगी वह परचेजिंग हो जाएगी, परचेजर हो जाएगी, और परचेजर जो है वह इस व्यापार के, इस फर्म के सारी संपत्तियों का मूल्यांकन करेगी और उसमें गुडविल भी शामिल होगा। तो गुडविल का यहाँ पर भी वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यह कुछ 5-6 परिस्थितियाँ थीं जहाँ पे हर हाल में हमको अपने फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब आइए हम देखें कि इसका मेथड क्या है भाई, वैल्यूएशन होगा कैसे। तो वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके बताए गए हैं। पहला का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 तरह का होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट तो नॉर्मल एक ही होता है। नेक्स्ट होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, भी 2 तरह से बनेगा, एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके और एक सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके। तो आज हम लोग सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे फोकस करेंगे। अब आइए, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होगा उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स। तो अब सबसे पहला काम होगा एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो प्रश्न में जितने सालों का प्रॉफिट दिया हुआ होगा उन सब को जोड़ लेंगे और उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। अब जितने साल का प्रॉफिट जोड़ा जाएगा, यानी नंबर ऑफ ईयर्स जो होगा, मान लो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल का प्रॉफिट जोड़ लेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। अगर 3 साल का है तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि 5 साल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 4 साल प्रॉफिट है और 1 साल लॉस है, तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और जो लॉस होगा उसको माइनस कर लेंगे और जो आएगा टोटल उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं, चूँकि इन्फॉर्मेशन मेरा कितने साल का है, 5 ईयर्स का।
तो 5 ईयर्स में अगर 4 ईयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है और 1 ईयर का लॉस दिया हुआ है, तो 4 साल के प्रॉफिट से 1 साल का लॉस माइनस करेंगे और जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट, और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स 4 नहीं बल्कि 5 मानेंगे और 5 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और इसी एवरेज प्रॉफिट को यहाँ रखेंगे और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितने साल के परचेज के आधार पर आपको गुडविल निकालना है। तो यह कितने साल का परचेज जो निकालना है, नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स जो होता है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता कि इतना साल ही इसमें सूटेबल है, यह हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग करते हैं। सामान्य रूप से 3 वर्षों का या 5 वर्षों का परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है, तो जितने साल का दिया रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। अब कभी कभी यह जो प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है वह पूर्ण रूप से कैलकुलेटेड नहीं होता है। कभी उसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है या एक्सपेक्टेड इनकम शामिल है या एबनॉर्मल गेन शामिल है, यानी ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो हम लोग एक नॉर्मल बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर उस प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल इनकम आ गया हो तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या हो सकता है भाई? तो मान लिया जाए कि किसी साल हमारे दुकान में आग लग गई। अब आग लग जाने के कारण हमको 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो यह जो नुकसान हुआ यह एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। और उस साल के प्रॉफिट को निकालते समय हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस बाय फायर के रूप में 50,000 लिख दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा भाई कि हमारा जो सामान्य प्रॉफिट है वह 50,000 रुपये से कम हो जाएगा। तो आग लगकर नष्ट होने की जो काम प्रक्रिया है यह ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, व्यापार में हर दिन आग लगते रहता है और हर दिन उस तरह से हानि होती है, ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई हानि हो जाए या इस तरह का कोई खर्च हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, जो सामान्य रूप से व्यापार में नहीं होता है। और अगर उस किसी खास वर्ष में ऐसा हुआ और उसको हम अपने पीएल अकाउंट में शामिल किया तो इसका प्रभाव होगा कि हमारा प्रॉफिट बड़े पैमाने में घट जाएगा, यानी जितना वह लॉस होगा उससे घट जाएगा। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, यानी इसको वापस प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से एक्सपेक्टेड इनकम, फ्यूचर में कुछ इनकम होने की संभावना थी और उसको हम मान लिए कि हमारा इनकम होगा और उसको हम अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिए, तो इस तरह का भी इनकम को बोलेंगे एक्सपेक्टेड, यानी जो फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन उसको हम लोग मान लेते हैं। इसी तरह से एबनॉर्मल गेन या इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, तो ये सारे चीज़ें जो होंगी ये एडजस्टमेंट के रूप में क्वेश्चन में दी हुई रहेंगी। तो इन सब को ऐड और लेस करके हम लोग फाइनली यह निकाल लेंगे कि हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, और इस नॉर्मल प्रॉफिट को फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम या गेंस शामिल है तो उन सब को हम इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंगली ऐड या लेस करेंगे, और ऐड लेस करके जो आएगा उसको मानेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। उस नॉर्मल प्रॉफिट से फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और उस एवरेज प्रॉफिट से फिर निकालेंगे गुडविल। तो यह सामान्य प्रक्रिया है जो हमको करना पड़ता है। तो सिंपल एवरेज मेथड में आज हम लोग इतना ही सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की बात समझाई जाएगी। थैंक यू।